मैं आज लेक्चर लूंगा आप लोग को वेजिटेबल के बारे में, सब्जी उत्पादन के बारे में। सब्जी नॉर्मली आप लोग सब लोग मिलकर खाते हो, और हिमाचल प्रदेश में दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो फ्रूट्स है ना, फल जो हम खाते हैं, जितने तरह के टेम्परेट फ्रूट है, आपको खास करके एक ही फ्रूट है जिसके बारे में, बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन एप्पल का सबसे ज्यादा माना जाता है कि हिमाचल में एप्पल, अगर कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद या कश्मीर के बाद कोई मेन एरिया है जहां पे अच्छा खासा एरिया है अंडर एप्पल कल्टीवेशन, तो वो हिमाचल ही है। और थोड़ा बहुत एरिया जैसे आपका उत्तराखंड का भी बढ़ रहा है, इसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी है, मोस्टली जम्मू कश्मीर का एरिया है जो एप्पल ग्रोइंग है। बाकी फ्रूट प्लांट जितने भी होते हैं, जो भी आप नॉर्मल खाते हो एप्पल के अलावा, चाहे वो पपीता है, केला है, आम है, संतरे हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसमें हमारा बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हम क्या उगाते हैं मोस्टली फ्रूट प्लांट में, आपका एप्पल मैंने बता दिया, उसका पीच, प्लम, एप्रिकॉट, खुमानी, यही सब चीजें हैं जिसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ नहीं है। आप कभी भी 10 किलो एप्पल खरीद लेते हो, कोई डब्बा भी खरीद के ले जाता है ना, है ना, लेकिन कभी 10 किलो आपने, आप 10 किलो अनार भी खरीद लेते हो, आप 10 किलो संतरे भी खरीद लेते हो, जब आपको मौका मिलता है कि सस्ता मिल रहा है, रख लेंगे 15 दिन तक, 1 महीना तक खाते रहेंगे। लेकिन कभी आपने देखा है कि खुमानी है, एक 10 किलो खरीद लिया, कभी दिल नहीं करेगा, चाहे कितना भी बढ़िया हो, चाहे वो पीच हो, प्लम हो, या कोई भी चीज जो इस तरह के जिसकी मतलब सेल्फ लाइफ, जिसको हम सेल्फ लाइफ तो नहीं, मतलब जिसको भंडारण करने की क्षमता, 2 दिन से ज्यादा हम उसको अच्छा से नहीं रख सकते, चाहे उसको इवन फ्रीज में भी रख दो आप, लेकिन वो खराब हो जाएगा आपका। तो ये जो फ्रूट्स हैं ना, ये वो फ्रूट्स हैं जो हमारे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं। या किसानों को, ये नहीं मैं बोलूं कि आप जाओ और पूरे खेतों में खुमानी लगा लो, मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि एक लगाओ जरूर अपने घर में खाने के लिए, क्योंकि अगर आप खुमानी लगाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए, तो उसकी प्रोसेसिंग हो, आपको पता हो कि मैं खुमानी का ड्राई खुमानी कैसे बेचूंगी, ठीक है ना, या फिर आप ये सोचोगे कि वो जो प्रोसेसिंग कैसे करोगे, उसका जैम, जेली, चटनी, जो भी चीज आप बनाते हो वो कैसे बनाओगे, तो ये तो आपको पहले पता होना चाहिए, तब जाकर के उसकी, कि अगर मार्केट में नहीं बिका तो मैं इसको फेंकूंगा नहीं, इसको और ज्यादा इससे इनकम जनरेट करूंगा, ठीक है ना। तो ये दो थोड़ी चीजें हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए। और लेकिन दूसरी जगह पे जितने भी अदर फ्रूट्स हैं, आप देखो आम आपने देखा होगा, आम का कितना हिमाचल में, आम लोअर बेल्ट में कितना ज्यादा है, कच्चा आम देखा होगा, हमीरपुर वगैरह एरिया में, आपका जो कांगड़ा का कुछ लोअर बेल्ट है, बहुत देसी आम पड़े हुए हैं। कौन ले जाता है इसको, या तो वो टपकते हैं, और या फिर कौन ले जाता है, होशियारपुर वगैरह के लोग, पंजाब के लोग ले जाते हैं तोड़ करके, देखा है आपने, क्यों ले जाते हैं, वो अचार बनाने के लिए, और वही आपको ही आप करके बेचते हैं। तो हमारे यहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, किसी ने नहीं, मैंने हिमाचल में देखा कि उसको तोड़ करके अपने बैठ करके उसको अचार बना करके उसको एज ए इंडस्ट्री डेवलप किया हो। टपकते रहेंगे, पेड़ के नीचे बहुत सारे आम लगे हुए हैं, एक ही पेड़ से आपको 1 ट्रक आम निकल जाएगा, इतना मैंने अभी देहरा में भी देखा, जब प्रागपुर भी गया था, उस एरिया में काफी आम लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं उसका वैल्यू वो करूं। तो हमारे यहाँ 2 तरह की चीजें होती है हिमाचल में। हिमाचल में क्या, नॉर्मली एक जिसकी नॉर्मल सेल्फ लाइफ, जब उसको हम खरीद के रख लेते हैं या उपजा करके रख लेते हैं, तो उसको 15 दिन, 20 दिन तक, 1 महीना, 2 महीना, 4 साल तक हम उसको रख सकते हैं। सपोज हम लहसुन अभी ग्रो किया है, लहसुन उखाड़ा है ना आप लोगों ने, प्याज भी उखाड़ा है, तो किसी ने लहसुन नहीं बेचा होगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे 1 साल तक लहसुन यूज करना है। तो क्या गारंटी है आपकी कि लहसुन खराब नहीं होगा? वो पता है कि मैंने उखाड़ करके इसको रख देना है ठंडे वाले कमरे में, कहीं पर ऐसे जगह पे जहां पर हवा वगैरह आती रहे, तो 6 महीना तक मेरा लहसुन खराब नहीं होगा। वही प्याज के लिए आप करते हो, प्याज भी उखाड़ करके आपने बेचा नहीं होगा, जो अपने किचन गार्डन वगैरह में जो भी हुआ होगा, उसको उखाड़ करके किसी बोरी में या खुले में भी फैला करके जमीन के नीचे, चारपाई के नीचे ऐसे करके रखते हैं ना आप, क्योंकि आपको पता है कि 2 से 3 महीना तक इसको कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा नहीं भी केयर करूंगा तो इसमें लुंगे नहीं निकलेंगे, लुंगे बोलते हैं ना आप लोग, वो नहीं निकलेगा। तो ये क्या है, सेल्फ लाइफ है, इसको बोलते हैं भंडारण क्षमता। सेल्फ आलू को भी आप कितना, जैसे आपके पास 10 क्विंटल आलू हो गया, आ जाइए, आपके पास 10 क्विंटल आलू हो गया, ठीक है ना। अब 10 क्विंटल आलू का मतलब क्या, इधर देख लो मेरे को, आप ये बैठ जाएंगे, 10 क्विंटल आपको आलू हो गया। अब क्या करोगे आप कि आलू को आपको पता है कि आलू 2 महीना से ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, तो आप 10 क्विंटल नहीं रखोगे, अपने दिमाग में आपका चलेगा कि 1 क्विंटल रख लेते हैं, 2 महीना मेरा गुजारा हो जाएगा, बाकी 8 क्विंटल 9 क्विंटल बेच देते हैं, ऐसा ही होता है ना। इट मीन्स आपके दिमाग में ये चीजें हैं, सेल्फ लाइफ के बारे में नहीं भी जानते हुए भी आप जानते हो। और दूसरा क्या है कि जैसे आप हरी सब्जी उगाते हो,
है ना। आजकल क्या उग रहा है, घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, रामतोरी, है ना, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, यही लगा रखा है ना आप लोगों ने। वो मीटर फली, इस टाइप की चीजें लगा रखी है। अब इसका मतलब क्या है, ये चीजें आप क्या है ना, आप रोज तोड़ते हो, आप रोज बगीचे में जाते हो, अपने किचन गार्डन जहां लगा रखा होगा, या मिर्च, हरा मिर्च जो भी है, आप रोज जाते होगे, रोज जाकर के देखते होगे कि इसके अंदर मेरे को तोड़ना है। तो दिमाग में दो चीजें होती है कि ये मेच्योर ना हो जाए, ओवर मतलब वो ना हो जाए, हार्ड ना हो जाए, खाने लायक ना रहे। तो आप डेली जाते हो घूम के, चाहे 2-4 हो तब भी आप तोड़ करके लाते हो। और जब ज्यादा टूटने लगता है तो आप क्या करते हो, तब भी आप परेशान हो जाते हो कि अब रोज घिया घिया घिया, ऐसा अगर पड़ोस के दिया किसी को, फिर बांटने हम लगते हैं, क्योंकि वो तो आप नहीं स्टोर करके रखते हो कि रख लेते हैं 10 दिन के लिए, ऐसा तो नहीं करते हो। इसका मतलब उसके बारे में भी आपको पता है कि वो ये जो हम सब्जियां हैं इसको हम 2 दिन से ज्यादा सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो ये है मार्केट स्ट्रेटजी पूरा। वेजिटेबल का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है, नहीं तो वेजिटेबल से महिलाएं करोड़पति बन जाती, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा, यहां हिमाचल की नहीं बात कर रहा हूं, किचन गार्डन तो सारे करते हैं, सभी लोग के घर में होता है। यहां हिमाचल में तो खैर चलो ये तो है ही है ना, सब जगह लोग करते हैं। और अगर थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है तो हमें फिर वो कहते हैं ना कि फेंका फेंकी शुरू हो जाता है, वो मत पकाओ, ये मत पकाओ, रोज वही पका रहे, रोज वो खा रहे, चाहे वो पालक हो, धनिया हो, मिर्च हो, कभी भी टाइम में गोभी हो, कुछ भी हो। तो ये चीजें वेजिटेबल में सबसे, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन। कभी बाजार जाते हैं, कितना भी महंगा हो जाए पालक, कितना भी महंगा हो जाए शिमला मिर्च, कितना भी महंगा हो जाए टमाटर, 2 किलो से ज्यादा टमाटर नहीं खरीदते, चाहे वो, और चाहे कितना भी सस्ता हो जाए खरीदते हैं, क्योंकि हम ज्यादा खरीदेंगे तो हम रखेंगे कहाँ है पहले तो ये, दूसरी बात कितने दिन तक रखेंगे सुरक्षित। तो ये सब चीजें वेजिटेबल के साथ जुड़ी हुई है, जिसके कारण से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वेजिटेबल में एम्प्लॉयमेंट है, दूसरे तरीके से है। ये एम्प्लॉयमेंट दूसरे तरीके से है, मतलब अगर आप किचन गार्डन में करते हो तो ये सिर्फ आपको बढ़िया न्यूट्रिटिव, जिसको बोल सकते हैं पेस्टिसाइड रहित, जितना भी हम कीटनाशक वगैरह यूज करते हैं उससे रहित, या ऑर्गेनिक या जैविक, जैसे भी बोल लो आप इसको, आप शुद्ध सब्जी हम जो जिसका हमारे हेल्थ पे या परिवार के हेल्थ पे अच्छा असर पड़ेगा, वो हम ग्रो करते हैं, वही हमारा टारगेट होता है। हम बेचने के लिए किचन गार्डन को डेवलप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास, अब हम वेजिटेबल की बात करते हैं कि वेजिटेबल में इसीलिए मिथ है कि आपने सुना होगा कि प्याज का रेट बढ़ जाता है 100 रुपए किलो, लहसुन का रेट 500 रुपए किलो। अभी इस बार हुआ था ना 500 रुपए किलो लहसुन, सुना होगा आप लोगों ने। क्यों ऐसा हुआ 500 रुपए किलो, और क्यों हो जाता है? लेकिन कभी प्याज का रेट 500 रुपए किलो नहीं होता, सॉरी इसका पालक का रेट नहीं होता, धनिया का नहीं होता, और होता भी है तो बहुत ज्यादा लोग हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वो प्याज अगर सस्ता हो जाए ना, मान लिया 500 रुपए किलो, 100 रुपए किलो प्याज हो गया, और कल को पता चले कि 25 रुपए किलो होगा, तो जानते हो एक एक आदमी 5-5 बोरियां प्याज खरीद कर रख लेगा, क्योंकि उसको पता चल 2-3 महीना तो मेरा निकल जाएगा। लेकिन अगर टमाटर 100 रुपए किलो है और घट के 10 रुपए किलो हो जाए, कोई नहीं खरीदेगा, 2 किलो से ज्यादा कोई नहीं खरीदेगा। तो ये चीजें वेजिटेबल में थोड़ा सा, इस चीज को मैंने आप लोग को इसलिए समझाया कि हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये भारतवर्ष की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है कि ग्रीन वेजिटेबल जिसमें ग्रीन लग गया है ना, उसको हम ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, या जब तक या तो हम उसको सुखा लें या उसको ड्राई कर लें। जैसे मेथी का है, मेथी को क्या करते हैं हम, उसके पत्ते तोड़ लेते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं और मेथी पाउडर के रूप में यूज करते हैं, मेथी ग्रीन मेथी के रूप में यूज करते हैं। हरा धनिया को यूज कर लेते हैं। कई बार आपने लहसुन को भी सुना होगा, लहसुन पाउडर भी आता है ना, गार्लिक पाउडर करके आता है, आप स्प्रिंकल कर सकते हो, उसको आप भी घर में सुखा सकते हो। पाउडर तो नाम दे दिया गया ना, घर में लहसुन जो सूख जाता है 4-5 महीने के बाद, उसको आपने थोड़ा सा हवा लगा करके सुखा लेना है, और उसके बाद उसको चॉपिंग करके मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, दैट इज ए गार्लिक पाउडर हो गया। लोगों ने अनियन को भी देखा होगा, ड्राई अनियन आजकल पेस्ट करके भी आता है। तो ये सारी चीजें प्रोसेसिंग में आती है। अगर आप मार्केट वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, और अदरक को देखा होगा आपने, अदरक का सोंठ बना लेते हैं, हल्दी सुखा लेते हैं, कच्ची हल्दी कितने दिन तक रखती है, 2-3 महीना रखते हैं लोग, उसके बाद उसको सुखा लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे, आजकल कौन सा महीना चला हुआ है, जून का महीना। अब जून के महीने में हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे सपोज अभी हम गर्मी और बरसात के बिल्कुल मोड़ पे खड़े हैं, है ना। कल भी बरसात शुरू हो सकती है, और गर्मी आपका एंड की तरफ है ना, करीब करीब अंत की तरफ है।
और जो इसका असर होगा वो करीब करीब जून जुलाई तक होता है गर्मी का, गर्मी के साथ बारिश, ये 2 मई से शुरू हो जाएगा आप लोग का। तो इस समय हम एग्रीकल्चर में, खेती में क्या कर सकते हैं? आप लोग का विचार क्या है? आप लोग किचन गार्डन तो सारे करते होंगे, आप लोग को लगता है कि किचन गार्डन से फायदा है? नहीं, कभी सोचा नहीं किचन गार्डन है क्या? मुझे पता है कमर्शियल कल्टीवेशन तो आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन आप लोग किचन गार्डन उसको भी कहते हैं जो गमले में एक नींबू का क्या बोलते हैं, हरी मिर्च का पौधा लगा देते हो, कभी गमले में आप बैंगन का पौधा लगा देते हो, आप गमले में थोड़ा सा धनिया का बीज गिरा देते हो आप, वो भी किचन गार्डन ही है। आपने देखा है टेरेस गार्डनिंग, रूफ गार्डनिंग, लोग चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह में जाओगे जिनके पास जमीनें नहीं है, छोटा सा फ्लैट ले लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा फ्लैट ले ले, वो थोड़ा सा बालकोनी होता है। अब बालकोनी में उनको चाहिए होता है सबसे ज्यादा जरूरी सूरज की रोशनी, ये नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो जहां सूरज की रोशनी आती है वो वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं वो, ताकि हम 10-15 पौधे उस वहां पे रख सकें, चाहे वो देखने में खूबसूरत पौधे हों और चाहे वो किचन गार्डन के लिए हम 10-15 हरी मिर्च के, धनिया के या पुदीना के, इस तरह के पौधे लगा देते हैं। इवन उनको आप पूछो ना कि धनिया कैसे उगाते हैं, वो आपसे ज्यादा अच्छा तरीके से वो लोग जानते हैं। आपने YouTube पे देखा होगा बहुत सारी चीजें धनिया उगाने के लिए, किचन में ही धनिया कैसे उगाते हैं, कोई टोकरी लेकर के। तो ये सब टेक्निक उनको ज्यादा पता है, क्योंकि वो उनके पास जमीनें नहीं है। आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जमीन बहुत ज्यादा है, आप करने वाले नहीं है। तो मेरा कहना है किचन गार्डन आज के डेट में जो हमारा मौसम चला हुआ है वो ऑलमोस्ट गर्मी और बरसात के बीच का है। अब इस समय हम क्या लगाएंगे? इस समय हमारे पास लगाने के लिए बरसात में जितनी तरह की सब्जियां होती है, देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो यहां पर भिंडी को दी जाती है। भिंडी लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है। भिंडी नॉर्मली फरवरी के महीने में लगाते हैं, जिसको हम गर्मी वाली, जो 100 रुपए किलो तक बिकता है, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए किलो। लेकिन इस बारे भिंडी का रेट ज्यादा नहीं होता है जो बरसात में लगाते हैं भिंडी। और इस बारे भिंडी में ये गारंटी रहती है कि आप बीज को छट्टा लगा दो या लाइनों में लगा दो तो डेफिनेटली है कि बीज आपका जम जाएगा, अंकुरित हो जाएगा वो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़िया हो चुका होता है। इस समय जितने भी बेल वाली सब्जी है, आप घिया डानी वगैरह भी खा रहे हो, बाजार में बिक भी रहा है, कद्दू, तोरई, ये वो जितना भी तरह का है, लेकिन ये जो खा रहे हो आप, ये कहां, ये बेल, ये तन पे नहीं चढ़ा हुआ है। तन समझते हैं ना आप लोग, जाल पे, ये जाल पे नहीं चढ़ा हुआ है, ये कहां चढ़ा हुआ है, कहां है? जमीन पे ही, जमीन पे ही फैला हुआ है। जैसे बारिश शुरू होगी इनका फसल खत्म हो जाएगा, जितने भी किसानों ने लगाया होगा। और उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? तन पे चढ़ाने वाली सारी बेल वाली सब्जी। उस समय तन पे क्यों चढ़ाते हैं, जब जाल पे क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि इस समय अगर हम जाल पे चढ़ाएंगे तो क्या होगा, कई बार हम जाल, किस क्या चीज, पानी की कमी होती है तो ज्यादा हाइट हो जाती है। नहीं, पानी की कमी नहीं है इसमें। देखिए इस समय गर्म हवा चलता है, गर्म हवा समझते हैं आप, जैसे लू वाला हवा चलती है ना, आप इसको मतलब जो तेज हवा, जैसे खास करके दोपहर के समय जब आप बोलते हो कि बहुत गर्मी है, प्रागपुर इधर वाले एरिया वाले, आप इवन आपके भवाना साइड में भी दोपहर में बहुत तेज गर्मी हो जाती है। अगर आप बेल को तन पे चढ़ाओगे ना, जो खास करके फरवरी मार्च में अगर हम बेल लगाते हैं और उसको तन पे चढ़ाएंगे तो तेज हवा जो आती है उसके कारण इसका जो पोलन ग्रेन है वो सूख जाता है। जो फल, कई बार आप देखते हो ना कि फूल तो लग रहा है मेरा घिया, कई बार लोग चढ़ा भी देते हैं, और बेल का तो कैरेक्टर है कि वो जैसे ही सहारा कोई मिलेगा वो चढ़ जाएगा उसके ऊपर, लेकिन उसके अंदर जो फूल होगा उसकी फ्रूट सेटिंग करीब करीब 10% से भी कम हो जाएगी। हो सकता है 100 में से एक फूल हो वो फल के रूप में डेवलप हो, बाकी सूख जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि जी हमारा फ्लावर ड्रॉप हो रहा है, फ्रूट ड्रॉप हो रहा है, क्यों हो रहा है, या फल हमारे सूख रहे हैं। तो ये वो फल हैं जिनको पॉलिनेशन नहीं हुआ है, और घिया कई बार लगा आपने देखा होगा कि सूख जाता है। ये कारण होता है गर्मियों वाले पौधों को अगर आपने तन के ऊपर डाल दिया है। और जो बरसात वाला है अगर उसको तन पे नहीं डालोगे आप, तो क्या होगा कि पानी होगा, बारिश आएगी, या हल्का भी, चाहे 15 दिन में हो या 5 दिन में या चौथे दिन, जब भी बारिश होगा तो इसका पोलन ग्रेन खत्म हो जाएगा, और जो फल लगेगी भी वो जमीन में जैसे ही टच करेगा वो सड़ जाएगा। तो दोनों कारण से बचने के लिए उस समय हम हवा जो होता है ना, आपने देखा होगा हवा जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, नीचे जब आपको जब गर्मी लगे ना घर में तो आपको नीचे सोना चाहिए। जो गर्म हवा आपके कमरे का होगा वो ऊपर होगा, ठंडी हवा आपके नीचे होगी, ये आप जान लेना। इसीलिए कई बार कमरे के अंदर हम जो पंखा चलाते हैं ना तो ज्यादा बेचैनी शुरू हो जाता है गर्मियों में, क्योंकि वो
ऊपर वाली गर्म हवा को नीचे को देख, और आप तो ठंडा चाह रहे हैं, तो नॉर्मली हमारे को उस समय जो क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड फैन वगैरह होता है या छोटे वाले फैन होते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए प्रीफर करते हैं कि वो वाला फैन अगर लगा हो तो हमें ठंडा लगेगा। तो जो ऊपर वाली गर्म हवा है उसके कारण से पौधे का फ्लावरिंग का जितने भी फ्लावर लगते हैं उस समय, घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, इस तरह के राम तोरी जितने भी हैं उनके फूल में पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। और इसी को इंप्रूव करने के लिए हम, कि फल भी हमारा साफ सुथरा मार्केटेबल निकले, बढ़िया क्वालिटी का निकले, तो हम उसको क्या करते हैं, तन पे डालते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा कारण है जिसके कारण से हम इस समय जितने भी बेल वाली सब्जी लगाएंगे इसको हम क्या करेंगे, तन पे डालेंगे। और चाहे पेड़ पे चढ़ा दो या किसी चीज पे आप, लेकिन उसको सहारा चाहिए, तभी बरसात में आप लंबे समय तक फ्रूटिंग ले सकते हो। उसके बाद आता है इस समय लगाने के लिए जितने मक्का जानते हो आप, मक्का लगाते हैं ना आप लोग, लगाने का टाइम आ रहा है। मक्का हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप किचन गार्डन करते हैं तो किचन गार्डन के चारों तरफ आपको मक्का लगाना चाहिए। जितने भी तरह की बीमारी है और कीड़े हैं, मक्का के पौधे अगर आप चाहे, आप इस पर्पज से नहीं लगाओ कि आपने मक्का का, चलो छल्ली तो मिल ही जाएगा आपको खाने के लिए, लेकिन अगर आप इसके बाउंड्री के चारों तरफ जो भी आपका खेत है, छोटा सा जितना भी बड़ा आपका क्यारी है, किचन गार्डन लगाते हो, वहां किनारे किनारे आप नजदीक पे एक गिट्ठे पे आप मक्का लगा दो। वो जब बड़ा होगा ना तो हमारे दो चार ऐसे कीड़े हैं जो बरसात में बहुत ज्यादा अटैक करता है आपके किचन गार्डन को। वो है व्हाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स और माइट। ये चार पांच, उसके अलावा कुछ जो है जैसे कैटरपिलर वगैरह भी जो खास करके पौधे को काटते हैं, फल को छेद करते हैं। ये वाले कीड़े को मक्का का पौधा रोकता है और वो आपका जो किचन गार्डन है वो कंट्रोल में रहेगा, वो बीमारी ज्यादा नहीं आएगी। तो किचन गार्डन लगाने के पहले आपने ये वाले मक्की का पौधा सबसे पहले, आजकल हमने भी लगा दिया है, हम भी किचन गार्डन करते हैं, मैं भी यहीं रहता हूं, तो हमने चारों तरफ मक्का लगा दिया है, छोटे छोटे दूर पे। अभी पौधा इतना इतना बड़ा हो गया है। जब तक हम और फसल लगाएंगे बरसात वाली, चाहे बेल वाली, जो भी सब्जी लगाएंगे, बैंगन है, टमाटर है, शिमला मिर्च है। आपको पता है आजकल ऑफ सीजन की बात चलती है, लोग कहते हैं ऑफ सीजन लगाना या ऑन सीजन लगाना। ऑफ सीजन होता क्या है? ऑफ सीजन वही सब्जी होती है, हमारे लिए वो ऑफ सीजन नहीं है, हमारे लिए तो ऑन है, क्योंकि हमारा तो टाइमिंग यही है लगाने का। प्लेन में के लिए जो चंडीगढ़ या दिल्ली वगैरह जो सब्जी सप्लाई होती है वो उनके लिए ऑफ सीजन हो जाता है, क्योंकि वहां होता नहीं है। अब थोड़े दिनों के बाद हमने गोभी लगाना शुरू कर देना, लगाते हैं ना गोभी, अर्ली गोभी लगे। लेकिन चंडीगढ़ वाले के उधर जब जाएंगे, हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़, दिल्ली या अदर महाराष्ट्र वगैरह में, उधर फूल गोभी अक्टूबर में जाकर के होती है, वहां लगाने की भी कोशिश करेंगे तो इस समय फूल गोभी नहीं होगा। तो हिमाचल प्रदेश में ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ का मौसम ऑफ सीजन वेजिटेबल के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है, जिसको हम बोलते हैं ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन करना। और यहाँ पे हिमाचल में ये अपॉर्चुनिटी के कारण जितना पैसा कमाते हैं एप्पल वाले, उतना ही पैसा कमाते हैं सब्जी वाले, क्योंकि इनके सब्जियों का रेट एप्पल के रेट के बराबर कभी कभी होता है। एप्पल का रेट किसानों को क्या मिलता है? 50-60 रुपए, 70 रुपए किलो, इससे ज्यादा नहीं मिलता है उनको। और इतने हमारे किसान जो है ना, जो नॉर्मल वेजिटेबल ग्रो करते हैं, उनको भी पता होता है, ठीक है ना। तो किचन गार्डन में आप, उसके बाद किचन गार्डन में आप इन सब्जियों का, आजकल प्रॉब्लम क्या होता है ना कि लोग सब्जी लगाते हैं, पता नहीं आप लोग के एरिया में होता है कि अंकुरन में बहुत समस्या आ जाती है। बीजाई जैसे फ्रास्पिन वगैरह आप लगाओगे तो अंकुरित होगा ही नहीं बहुत दिनों तक, या बीज ही सड़ जाएगा। कई बार हम कच्चा गोबर डाल देते हैं, उसके कारण से बहुत समस्या आती है। कई बार दीमक इतना ज्यादा हो जाता है, या केचुआ जानते हो आप लोग? केचुआ भी अगर आपके खेत में बहुत ज्यादा है ना तो वो भी एक समस्या हो जाती है, पता है आपको? वैसे तो केचुआ हमारे मित्र हैं, जो हमारी मिट्टी को नीचे से ऊपर से नीचे करते रहते हैं, खाते हैं, फिर छिद्र बनाते हैं, उसके अंदर उसका पानी भी जाता है और हमारे खेत को उपजाऊ बनाता है, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जिस खेत में केचुआ ज्यादा है ना, अगर वो उसकी संख्या ज्यादा है, अगर कोई चीज बिजाई करते हो, तो जब बिजाई हम करते हैं तो बीज जब थोड़ा अंकुरित हो जाता है, थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, चला दो पानी, पंखे, आप फैन वगैरह। गर्मी लग रहा है ना आप लोगों को? लग रहा है। तो ये जो पौधे होते हैं ये जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, और बाद में जब आप इसको थोड़ा सा निकाल के देखोगे बीज को 10-12 दिन के बाद, तो आप देखोगे कि बीज वहां सड़ा हुआ या है ही नहीं। तो कौन खा के जाता है? दो, केचुआ भी और आपका दीमक। और दीमक हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश में आप ना भी गलती करते हो तब भी आपके खेत में आ जाता है, क्योंकि आपके पड़ोस में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है कि लोग गोबर की टोकरी उठाते हैं और खेत के किनारे डाल देते हैं।
और पहले हमारा जो गोबर से खाद बनाने का जो सिस्टम था वो कैसे था कि गोबर को हम गड्ढा करते थे, गड्ढे में गोबर को डालते थे, धीरे 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 उसकी गर्मी से वो सड़ता रहता था और गोबर का कलर जो हो जाता था वो कैसा हो जाता था, भूरे ब्लैक रंग का। तब हम कहते थे कि गोबर जो पूरी तरह से सड़ गया है। फिर हम ऊपर वाली गोबर को हटा के लेते थे और नीचे वाले गोबर को ले जाके खेत में फेंकते थे। तो अगर पका हुआ गोबर है तो उसकी पहचान क्या है, पका हुआ गोबर है उसकी पहचान क्या है? एक तो वो आप जब आप समझोगे ना कि हमारा जो हमने खाद बनाया है गोबर का, जो पशु रखे हुए हैं, कि वो खाद बिल्कुल ही सड़ गया है, ये हमारे खेत के लिए उपयुक्त है, तो पहला उसका रंग चेंज हो जाएगा। कैसे रंग का हो जाएगा? काले रंग का या भूरे रंग का, ऐसा हो जाता है ना। दूसरा क्या होगा, उसको वो चाय की पत्ती की तरह हो जाएगा। आप उसको जमीन पे पटकोगे ना तो वो टुकड़े में बिखर जाएगा या थोड़ा सा बन जाएगा, उसको हाथ से भी ऐसे करोगे तो वो मतलब खिलर जाएगा, जिसको बोलते हैं ना, फैल जाता है चाय की पत्ती की तरह। तीसरा, उसका एक उसमें गर्मी खत्म हो चुकी होगी। गर्मी समझते हैं? जब आप उसको खोदेंगे ना तो वहां गर्माहट कम होगा। वो ऑलरेडी जितना उसका डाइजेशन होना था, जितने कीड़े और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जितने ने खाना था, जो उसकी गर्मी थी, वो सब खत्म हो, ठंडा हो चुका होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, इसको पानी में, जैसे बकेट में अगर पानी डाल दिया है ना, एक गोबर का ढेर है और ये आपका बिल्कुल तैयार मैल का ढेर है, अगर बारिश हो जाए तो ये गीला हो जाएगा, उसमें आप चलोगे तो आपको पूरे पैर, लेकिन जो तैयार गोबर की खाद होगी वो भीगेगा नहीं, वो उसको ऐसे छान करके आप निकाल सकते हो। तो जो गोबर की पहचान है ये बहुत जरूरी है। नींद आ रही है मैम? चलो कोई नहीं, थक के आए होंगे, आज पहला दिन है ना, तो ऐसा ही हो जाता है। बट मेरे समझ से थोड़ा सा मेरे तरफ देखोगे तो नींद नहीं आएगी, है ना। आ रही है नींद? आ जाती है। सुबह चले होंगे ना आप लोग, ब्रेकफास्ट यहां तक आके तो नहीं किया आप लोगों ने? नहीं किया, मिला ही नहीं। अच्छी बात है, थोड़ा सेहत भी ठीक हो जाएगा। मिला नहीं, आप लोग लेट पहुंचे होंगे। मिला तो जरूर लेट पहुंचे ना। यहाँ 8 बजे का टाइम हो तो आप लोग 10 बजे करीब पहुंचे ही होंगे, है ना। तो खाना ज्यादा खा लेना, 2-4 बातियां और की, है ना। ज्यादा खाएंगे तो फिर क्लास में नींद आएगी, है ना। ये भी एक कारण होता है, नहीं? दूसरा, तो ये जो गोबर हमारे, जो हम इर्द गिर्द में गोबर उठा करके लोगों को देखते हैं कि लोग जाते हैं, टोकरी उठाया और एक खेत के एक कोने में ढेर फेंकते रहते हैं, वो ऊपर की तरफ एक ढेर बनता रहता है, कोई गड्ढा तक ये आप देखोगे ना, कभी आप जाना, आप नॉर्मली देखते होगे कभी, या कहीं गोबर की एक पशु ने कर दिया हो, है ना, और कभी वो सूख जाए और आप थोड़ा सा डंडे से या पैर से उसको हटा करके देखो, उसके नीचे देखना सारा दीमक पड़ा होगा। देखा है कभी? तो वो तो उसके लिए अमृत है, खाने के लिए, वो तो ढूंढता ही यही है। 24 घंटे पहले गाय ने घास खाया और 24 घंटे के बाद उसने गोबर किया, तो वो सड़ा थोड़े ही है, वो तो जस्ट एक मिक्स बन हुआ है। और मिक्स होने का वो तो खाने के लिए उसको इजी चीज है। दीमक के लिए, दीमक की पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ता है, वो जहां गोबर दे, अब उस एरिया में जहां उनका खेत है, उस एरिया में दीमक ही दीमक है। अब क्या करेगा वो दीमक को? पहले हम जब जानते थे, जब पहले जमाने में जब दीमक की समस्या हमारे खेतों में इतनी नहीं होती थी, तो क्या करते थे, तब कहते थे कि दीमक जो है सिर्फ सूखी हुई चीजों को खाता है। घर में जितने भी फर्नीचर आपके होते थे या दरवाजे खिड़की, उसमें कड़क की आवाज आती थी। अभी सुना है आपने कि दीमक लग गया, हम बोलते थे। तो हम दीमक जो है वही पाया जाता था, सूखे हुए लकड़ियों को खाने वाला। ये कभी भी हरियाली वाले, या जिसको कह सकते हैं हरे भरे पेड़ पौधों को नहीं खाता था, ना उनको जड़ों को नुकसान करता था। लेकिन आप एक चीज देखो ना कि हमारे खेत में इतनी पॉपुलेशन हो गई है, इतनी संख्या हो गई है उसकी, कि वो अब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? तो आपके जो बीज डालते हैं ना उसको खा। तो आजकल 20%, 15%, 20% बीज जो है ना, जो आप खेत में डालते हो, चाहे कनक या मक्की या जो भी कुछ डालते हो, तो ये गारंटी है कि 10 से 15% बीज को है जो दीमक खा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बीज, आपने सुना भी होगा कि बीज को प्रॉपर गहराई पे, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पे इसको कम से कम बीज को प्रॉपर गहराई, और जितना जल्दी ज्यादा गहराई पे रहेगा, ज्यादा देर से बीज निकलेगा तो दीमक वहां जल्दी पहुंचेगा। ज्यादा ऊपर रह जाएगा तो चिड़िया खा जाएगी। तो एक प्रॉपर गहराई पे बीज को डालना बहुत जरूरी है, जहां पर ना दीमक की पहुंच हो और ना चिड़िया की पहुंच हो। और ये हमारे आजकल के इकोसिस्टम में जितने भी एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, इस पे तवज्जो नहीं देते हैं कि हमने सीड ड्रिल से छट्टा लगा दिया,
हम बीज की मात्रा बढ़ा देते हैं छट्टा लगाने के समय। जैसे कनक लगाते हैं आप लोग आजकल मक्की लगाते हैं, कितना एक कनाल में कितना बीज डालते हो आप लोग? एक कनाल में हम 800 ग्राम बीज डालते हैं, 800 ग्राम प्रॉपर। अगर आप बिल्कुल लाइन से लगाओगे ना तो 800 ग्राम से ज्यादा बीज नहीं लगता है, और नॉर्मली 1 किलो बीज, लेकिन 2-2 किलो तक डालते हैं, क्योंकि उनको पता होता है छट्टा लगाना है उन्होंने 50। फिर भी उनके खेत में पॉपुलेशन जो है ना मक्की का कभी होता है। तो ये जो सारी चीजें दीमक की समस्या के कारण, ये आजकल सीड रेट बढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। जैसे 5 किलो हम कनक डालते हैं तो लोग 7-7 किलो डालते हैं कि दीमक कुछ। और पहले आपने सुना होगा, पता नहीं आप लोग जब से एग्रीकल्चर से अगर जुड़े रहे होंगे तो कनक में कभी दीमक नहीं लगता था कनक के खेत में। अब कनक के खेत में दीमक लगता है। जड़ों को उखाड़ करके देखेंगे तो जब कनक पूरा का पूरा पीला हो जाता है, खास करके बिजाई के 1-1.5 महीने के बाद जब कल्ले निकलने लगते हैं तो पूरा खेत आपका जब पीला होने लगे तो समझ जाइए कि इसके अंदर दीमक लग गया है। तो आजकल ये भी समस्या है। तो हमारे वेजिटेबल में दीमक बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है हमारे सब्जियों के उत्पादन में, और लोग उसके बाद इसका यूज कर रहे हैं क्लोरोपाइरीफॉस। एक दवाई है, आपने सुना भी होगा क्लोरोपाइरीफॉस। इस दवाई का यूज बहुत, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। कनक वगैरह में तो ठीक है, सब्जियों में जो दवाई स्प्रे होता है वो कनक के दवाई या मक्की की दवाई से ज्यादा नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि सब्जियों को हम क्या खाते हैं? कच्चा खाते हैं। आज ही स्प्रे किया और कल आपके पेट में है ना, ऐसा है ना। बहुत सारे बाजार में आप जैसे पालक खरीद के लाते हो, सरसों खरीद के लाते हो, कोई भी सब्जी, जैसे आजकल खीरा लाते हो, आपको कोई गारंटी नहीं है कि 10 दिन पहले स्प्रे हुआ होगा। आप स्प्रे किया होगा सुबह और शाम को तोड़ करके हार्वेस्टिंग करके आपके सब्जी मंडी में, और अगले दिन आपके घर में चला जाता है। तो आप ये सोच लीजिए कि वो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह है। और लेकिन जो चीज जैसे अन्न उत्पादन करते हैं, दलहन है, तिलहन है, या मक्की है, कनक है, इसका जो स्प्रे होगा, फिर कनक सूखेगा, फिर हार्वेस्टिंग होगी, फिर थ्रेसिंग होगी, फिर जाकर के वो बोरियों में रखेंगे, फिर ड्रम में रखेंगे, फिर 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो पिसाने जाएगा। तब तक दवाई का असर क्या हो चुका होता है? खत्म हो जाता है। तो हमारे लिए सब्जी अभी भी प्रायोरिटी है कि हम जितना दवाई खाते हैं उसमें से 80% दवाई हम सब्जी के रूप में, फल के रूप में भी नहीं खाते ज्यादा। फल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पता है आपको, जिसके पास कभी डॉक्टर बोलता है आपको कि ये पहले आपको देख लेता है कि ये आदमी हैसियत है कि नहीं इसको सब्जी फल खरीदने का, तब वो आपको बोलता है कि आप क्या खाना, जैसे कीवी फ्रूट खाना। उनको पता है कि एक कीवी फ्रूट जो है 40 रुपए का आएगा या 50 रुपए का आएगा, तो उसके अनुसार बोलता है। नहीं तो आपको क्या बोलेगा? सब्जी खाना, हरी सब्जी ज्यादा खाया करो, घिया मत खाया करो, या कद्दू मत खाया करो, या जो चीज खाने के लिए होगा उसके बारे में बोलेगा कि ज्यादा आलू खाया करो, या प्याज खाया करो, या लहसुन खाया करो, ये आपको बताएगा वो। तो नॉर्मली हम एग्रीकल्चर में हमारे मतलब जितने भी तरह के, अगर आप कहते हैं ना कि कोई भी चीज बिना और चीज के ऊपर नहीं, सिर्फ सब्जी के ऊपर अगर आप पूरे जिंदगी भर भी रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हो। आपको दाल की भी जरूरत नहीं है, आपको चावल की भी जरूरत नहीं है, मक्के की भी, दलहन तिलहन किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप चाह लें तो सिर्फ सब्जी पे आप पूरी उम्र स्वस्थ रह सकते हैं। सब्जी इतना बढ़िया चीज है कि इसके अंदर फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ऑयल भी है, और जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट हैं वो सभी इसके अंदर पाया जाता है। इसलिए सब्जी हमारे लिए आज के डेट में भी लोग तभी सबसे ज्यादा, इतना सब चीज बर्बाद होने के बावजूद भी सब्जी हमारे थाली में होना चाहिए। हमारे थाली में चपाती हो, चावल हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। चावल 10 रुपए वाला खा रहे हैं कि 200 रुपए वाला खा रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन दाल हो ना हो, ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन आप दाल कम खाओगे तो ज्यादा हेल्दी रहोगे आप। आज के डेट में लोग प्रोटीन करते रहते हैं। जितने को भी गठिया रोग है, खास करके जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, या आपको यूरिक एसिड बढ़ गया है, वो कारण क्या है? सिंपल दाल है। और दाल छोड़ दीजिए तो आपको ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। जितने भी हार्ट के ब्लॉकेज है उसमें भी दाल का बहुत रोल है। बहुत ज्यादा हम अगर कैल्शियम लेते हैं वो भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन सब्जी जितना ज्यादा आप खाएंगे वो आपके सेहत को, आपके उम्र को, आपके ग्लो को, फेस को बढ़िया, स्वस्थ, चमकदार सब कुछ रखेगा। ये है सिर्फ सब्जी में। इवन दूध में भी नहीं है। दूध भी फुल न्यूट्रिशन नहीं माना जाता है, इसलिए जो प्रॉपर दूध पीने वाला आदमी भी बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं रह सकता है। बच्चे का सिस्टम ऐसा होता है कि बचपन में 1 साल 1.5 साल तक हम उसको दूध देते हैं तो वो थोड़ा हेल्दी रहता है। लेकिन नॉर्मली उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए जितने भी फाइबर प्रोटीन हो, तो उसको बोला जाता है कि ऐसा दलिया दो जिसमें सब कुछ हो। तभी डॉक्टर बोलता है कि जितने भी तरह के वेजिटेबल है उसको ग्राइंड करके, मिक्स करके दलिया के साथ दो, और उसको थोड़ा एनर्जी भी मिलेगा, सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे। और आजकल आपने देखा भी होगा
कि मिक्स वेजिटेबल की बात चलती है। जब भी आप खाना खाओ कहीं होटल में तो नॉर्मली मिक्स वेजिटेबल ज्यादा खाना चाहिए। वैसे वो अलग बात है कि आपको लगता होगा कि सब कुछ डाल देता है उसमें जो आपके नहीं भी खाने वाले, लेकिन वो आपको सब कुछ देता है। आप घर में भी जब बनाते हैं तो सोल वेजिटेबल नहीं बना करके उसको मिक्स 2-3 सब्जियों को इकट्ठे मिक्स करके आप बनाया करो, ताकि सब्जियों का रंग जो है ना वो बहुत इंडिकेट करता है। जो पीले रंग की सब्जी है वो आपके आंखों के लिए बहुत बढ़िया है, जो आपके हरे रंग की सब्जी है आपको खून बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जो आपकी पत्तेदार सब्जी है आपके पूरे सिस्टम में फाइबर के लिए बहुत जरूरी है। आपको जितने भी लाल रंग की सब्जियां हैं जो लाल लाल कलर के होते हैं वो आपको आपके हार्ट वगैरह सब कुछ को मजबूत रखता है। वो आपके क्या बोलते हैं इसको, जो ब्रेन है, हार्ट है, जो ऐसे नर्वस सिस्टम है, इसको बहुत मजबूत करता है वो। तो इस तरह की सब्जी, इसलिए मिक्स वेजिटेबल कभी भी यूनिक नहीं कि आलू खा रहे हैं तो खा रहे हैं, आलू के साथ थोड़ा सा और कोई गोभी डाल लो, कुछ भी डाल लो, लेकिन आप कोशिश करो कि 2-3 सब्जियों को मिक्स करके आप बनाया कीजिए, तो घर में सबको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। ये तो हो गई हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात है। अगर प्रोडक्शन करने की बात करें तो मैं आपको बता रहा था कि इस समय भिंडी लगाने का बहुत बढ़िया टाइम है। भिंडी जब आप लोग प्याज लगाते हो ना, प्याज लगाते हैं तो प्याज को हम थोड़े थोड़े दूर पे लगाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारा प्याज इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ, या हमारा लहसुन इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ। कभी सोचा है इसके बारे में कि इतना हम बाजार में बिकने वाला लहसुन इतना बढ़िया होता है, हमारे घर में जो हम किचन गार्डन में लगाते हैं उतना बड़ा नहीं हो पाता? क्या कारण हो सकता है? वो है स्पेसिंग, डिस्टेंस, दूरी हम नहीं रखते हैं। घर में अगर आप लोग अभी बैंगन लगाओगे आप ना, तो नॉर्मल बैंगन को कितनी दूरी पे लगाते हैं? इतनी दूरी पे लगाते हैं, है ना, 2 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट। जबकि बरसात वाले बैंगन को हम बोलते हैं इतनी दूरी पे लगाओ, एक पौधा यहां और एक पौधा यहां, कम से कम 1-1.25 मीटर की दूरी पे लगाओ। क्योंकि बरसात में जो पौधा होगा ना बहुत घना होगा, बहुत बड़ा होगा, उसकी मतलब उसका जो साइज होगा, और वो तभी फल उतना ज्यादा देगा जब वो पौधे को पूरा स्पेस मिलेगा। अभी पीछे हमने ट्रायल लगाया था आपके पंचरुखी इसी साइड में, सगूर गांव वगैरह में, तो उस तरफ में लोगों को मैंने बोला था कि प्याज को आपने एक इतना दूरी पे लगाना, कम से कम 1 गिट्ठा 15 सेंटीमीटर, है ना, इतना लाइन से लाइन की दूरी इतनी होनी चाहिए, इतनी, और पौधे से पौधे की दूरी इतनी, मतलब कम से कम इतना आपको 10 से 12 सेंटीमीटर। जो उनका प्याज हुआ ना, बोले हम तो इतना इतना दूर पे लगाते थे, ऐसे ऐसे लगा दिया, और फिर हमारा प्याज इतना छोटा, कितना भी अच्छी वैरायटी लगाने इतना होता था, वही वैरायटी इस बार लगाया है, इतना इतना बड़ा प्याज हुआ है उनको। तो वो किसान को तजुर्बा, किसान जब लगाता है ना तो उसको तजुर्बा नहीं होता, वो सोचता है ना कि इतना सा एरिया में मैंने इतने इतनी दूर पे प्याज लगा दिया, अब क्या होगा। लेकिन जब वो पौधा प्याज बनने लगता है 2-3 महीने के बाद, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में क्या है। वही कारण है बरसात में भिंडी कभी भी हम गर्मियों में कहते हैं 1 फीट की दूरी काफी है भिंडी लगाने के लिए, लेकिन बरसात का भिंडी आप लगाओ तो कम से कम 2 से 2.5 फीट पे, तभी आप तोड़ भी सकते हो, नहीं तो आप उसके अंदर जा भी नहीं सकते। उसके पत्ते इतने, डंठल इतना बड़ा होता है उसका, पत्ते का देखा होगा आपने बरसात में। तो ये बहुत जरूरी है। अब घिया लगाते हैं बरसात में, हम 2 मीटर की दूरी पे बोलते हैं कि 2 मीटर पे आप घिया लगा दो आप, लेकिन बरसात में हम 4 मीटर भी बोलते हैं। एक ही राम तोरी का पौधा आपके पूरे परिवार को खिला सकता है। एक कनाल में एक राम तोरी का पौधा अगर बढ़िया तरीके से उसको तन डाला जाए, तो एक जगह अगर सेंटर में बिजाई करके और उसको अच्छा से तन पे सही रूप में चढ़ा दिया है, तो 1 कनाल एरिया कवर करता है ऑलमोस्ट। घिये का भी पौधा, अगर आपका पौधा हाइब्रिड नहीं है तो, और हाइब्रिड है तो थोड़ा कम फैलता है। वो हाइब्रिड में कैरेक्टर होता है, जो संकर किस्में होती है वो थोड़ा कम फैलता है, लेकिन जो अगर देसी आप लगा दो तो 1 कनाल में फैल जाएगा पूरे। मतलब आप वो देखा है आपने, क्या बोलते हैं उसको, पेठा आप लोग लगाते हो? पेठा क्या होता है? पेठा तो एक पौधा लगा दो 50 पेठा फलता है, पूरा छत फैल जाता है वो। तो मैंने इसका एक्सपेरिमेंट मैंने ऊना में लगाया था, जब ऊना में रहता था। एक फार्मर को मैंने बोला कि सेंटर में 1 कनाल एरिया में घिये के 3 से 4 बीज लगा दो, और सेंटर में बिल्कुल 1 कनाल का एरिया में सेंटर में लगा दिया, उसको चढ़ा दिया और तन डाल दिया। थोड़ा दिनों तक उसको खाली वो डायरेक्शन देना पड़ता है उसके एक तन को, पूरा 1 कनाल में वो फैल गया। और जितने उसने बीज 1 कनाल में 10 जगह लगाने थे, वही एक पौधा से उतनी ही फ्रूटिंग हुई जितनी फ्रूटिंग उसकी उम्मीद करता था कि इतना फलता है जी, 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल तक हमको कम से कम 4 क्विंटल निकलना चाहिए गर्मियों बरसात के दिनों में। तो ये चीजें हमारे को बरसात और सर्दियों गर्मी वाले में हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद आजकल मूली लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। मूली आप लोग बड़े बड़े खाते हैं,
जो खास करके गर्म सर्दियों में। और मूली हम लोग खाते हैं इसलिए पराठा वगैरह ज्यादा में यूज करते हैं या कच्चा सलाद के रूप में। लेकिन बरसात की मूली सबसे छोटी होती है, ज्यादा कितना भी कुछ कर लो वो छोटा ही रहेगा। और दूसरा, इसको उगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम मूली लगाते हैं इस समय, तो हमको गर्मियों में जब आप लगाओगे तो इसको जमीन के बराबर में भी लगा देंगे तब भी चल पड़ता है, या सर्दियों में। लेकिन जब आप बरसात में इसको लगाओगे आप, तो आपको कैसे लगाना पड़ेगा इसको, मेड़ बना करके। जितने भी तरह के टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, ये 4 पौधे आपने जो लगाने हैं, जिसके हम नर्सरी उगाते हैं और उगा करके उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उसको कैसे लगाते हैं, उसको हर हालत में बरसात में जितनी भी सब्जियां आप लगाओ, सबको मेड़ के ऊपर लगाओ। मेड़ के बीच में बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि बरसात के टाइम में जब तक मेड़ पे पौधे हैं वही बरसात वाले सक्सेसफुल होंगे। चाहे आप धनिया की भी बिजाई करना चाहो आजकल, तो उसको भी मेड़ के ऊपर ही लगाना है। ये बरसात में ये थोड़ा सा समस्या है, अगर ज्यादा पानी एकत्रित हो जाएगा तो टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च के सबके पत्ते खराब हो जाएंगे, पत्ते गिर जाएंगे, या इसमें बीमारी लग जाएगी या पौधा सूख जाएगा। सबको नींद आ रही है ना? आ रही है ना नींद? आ रही है? एसी बंद कर दूं? नहीं, होता है। टेम्परेचर ज्यादा किया हुआ है, कम किया हुआ है? कम किया हुआ है। चलो कोई नहीं, अभी तो है थोड़ा देर टाइम। कितना टाइम हुआ? हाँ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी 15-20 मिनट है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक्चुअली आप लोग के लिए सिंपल क्लास था ना, मैंने सोचा कि चलो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ पे तो नहीं जाऊंगा। आपने एक चीज और देखा होगा, आजकल सब्जियों की नर्सरी लगाते हैं, है ना? किन किन सब्जियों की नर्सरी लगाते हैं? शिमला मिर्च, बैंगन, हरी मिर्च, टमाटर, पेठा भी हो गया, हाँ हाँ, घिया, तोरी भी हो गया, करेला भी हो गया, मटर फली भी हो गया। फूल गोभी नहीं हुआ? पंडोल, फूल गोभी नहीं? नहीं, नर्सरी नहीं लगाते हैं? नहीं, आजकल नहीं, नर्सरी। नर्सरी तो लगाते हैं ना, पनीरी जिसको बोलते हैं आप लोग, लगाते हैं ना? फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी, है ना? ये सब की हम क्या करते हैं, नर्सरी लगाते हैं। आपने कुछ ऐसे सब्जी बताओ जिसको हम सीधा डायरेक्टली खेत में लगा दिए, इसकी नर्सरी नहीं लगाते हैं। भिंडी हो गई, मेथी हो गया, मूली, पालक, धनिया, लहसुन, गाजर, मटर है, होता है, मटर फली, घिया डानी नहीं है, घिया डानी, करेला, खीरा, कद्दू, रामतोरी, इसको भी डायरेक्टली लगाते हैं। लेकिन आपने देखा है टमाटर की पनीरी कैसे लाते हो? बाजार से जाते हैं या किसी के खेत से जाके ऐसे उखाड़ लेते हैं, उखाड़ते हैं और वो लेकर के घर आ जाते हैं, कि नहीं लाते हो आप? ऐसे लाते हो ना? फिर थोड़ा सा बोलते हैं कि मिट्टी मुट्टी इसमें लपेट दो, है ना? ऐसा करते हैं। अगर मैके से ससुराल भेजना हो तो कई बार ऐसा कर देते हैं कि हमारे यहाँ है, थोड़ा मिट्टी मिट्टी लपेट दो। घिया डालने का भी पौधा आपने ऐसे उखाड़ लेते हैं? क्यों उखाड़ लेते हैं? उखाड़ लिया, उसको मिट्टी लपेट दिया, उसको भेज दिया या ले आया, तो ऐसा क्यों है? मक्की का पौधा आपने देखा है ना, मक्की खेत में आप मक्की लगाते हो तो छट्टा लगाते हैं, एक बीज यहाँ, एक बीज वहां, एक बीज वहां, एक बीज वहां, ऐसा है ना? फिर क्या होता है, इसको हम गुड़ाई करने जाते हैं। जितने भी लोग जाते होंगे कभी प्रैक्टिस तो किया ही होगा खेत में, है ना, गुड़ाई करने के लिए। तो मक्की का पौधा कभी कभी एक जगह पे दो जम जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको या तो निकाल के फेंक देते हैं या आगे पीछे लगा देते हैं, लग जाता है वो। कैसे लगाते हैं उसको? ऐसे उखाड़ लेते हैं और लगा देते हैं, पहले से ही प्रिकॉशन रखते हैं ना कि मिट्टी के साथ जाए। तो इसका कारण क्या है, मैंने इतना क्यों पूछा आपको? नर्सरी है। नर्सरी हम जैसे हम अपने हेयर कट कर देते हैं, हमको गारंटी है कि जाके कटवाएंगे और फिर ये दोबारा आ जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक है ना? नाखून भी काटते हैं हम, ठीक है ना, हमें गारंटी है कि ये बढ़ जाएगा। लेकिन कभी हाथ कटवाने गए कि यहां से काट दो, या कोई सर ही कटवा ले कि दूसरा का सर लेके लगवा लेते हैं इसको,
तो क्या है ऐसा, हम इसी शरीर में हैं, यानी जिस चीज में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है उसको हम उखाड़ते हैं। टमाटर के पौधे के बारे में हमें कभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि टमाटर का पौधा ऐसे उखाड़ करके और वहां जाकर के मैं लगा दूंगा तो वो लग जाएगा 100%। बैंगन का पौधा यहां गलती से उग गया, जहां गोबर वगैरह फेंकते हैं कई बार उग जाता है, या टमाटर का पौधा उखाड़ते हैं जाकर के जहां अच्छे जगह पे जाके लगा देते हैं। लेकिन कभी घिया का पौधा उग जाए तो कोशिश करते हैं कि उसको बिल्कुल मिट्टी के साथ उखाड़ करके उसको ले। तो ये है एक्चुअली एग्रीकल्चर में कि अगर आप नर्सरी उन्हीं पौधों की लगाई जाती है जिन पौधों का जड़ टूटने के 24 घंटे के अंदर रीजनरेट हो जाता है, नया जड़ निकलने की कैपेसिटी होती है। ये उसका अपना ही एक कैरेक्टर है। अगर आप टमाटर का पौधा उखाड़िए और आप पानी के ग्लास में उसका जड़ वगैरह धो करके पानी के ग्लास में रख दीजिए, 24 घंटे 48 घंटे के बाद देखेंगे उसके अंदर से पानी साफ होगा तो उसमें नई नई जड़ें आपको निकलती हुई साफ दिख जाएगी। लेकिन मक्की का पौधा उखाड़ करके आप जड़ में रखें, वो 15 दिन 20 दिन रखो आप, हो सकता है ठंडा के कारण थोड़ा जल्दी कम सूखे, लेकिन वो धीरे धीरे सूख जाएगा। तो ये हमारा, लेकिन घिये का पौधा जो आप बोले ना कि बेल वाली सब्जी जितनी है बाजार में मिलता है, आपने देखा होगा लिफाफे में पॉलिथीन के बैग में बेचते हैं वो घिया, डांडी, करेला, खीरा, कद्दू का हम लेकर के घर में आते हैं, या लोग घर में लगाते हैं। आजकल चाय पत्ती वाला जो आपका ग्लास होता है उसमें घिया डाल देते हैं, जैसे वो उग जाता है उसको जाके हम लगा देते हैं। तो नॉर्मली तो हम क्यों ऐसा करते हैं, उसको भी क्यों नहीं पनीरी की तरह लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसका एक भी जड़ अगर टूट गया तो फिर से नहीं उगेगा। बस इतना सा कारण है जिसके कारण से हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग। लेकिन आप देखो ना कनक में भी ऐसा नहीं करते हैं कि करते हैं, नहीं करते हैं ना कि कनक, जहां धान में देखो, धान में क्या करते हैं आप, उखाड़ते हैं, जिस खेत में लगाना है जाके जाके लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका पनीरी उखड़ेगा, इसके जड़ें 24 घंटे के अंदर निकल जाएगी इसको पौधे को सूखने के। तो ये चीजें हमारे को पहले ही पता है। भिंडी को ऐसा नहीं कर सकते हम, मटर को ऐसा नहीं कर सकते, पालक को नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज जान लो, कुछ कुछ चीजों में है ऐसा होता है। जैसे पालक उखाड़ के आप लगाओगे ना तो लग जाता है, धनिया को भी उखाड़ के आप लगाओगे ना, जैसे धनिया है ना बहुत जरा घना हो गया ना, 2-4 पौधे उखाड़ करके कहीं दूसरी जगह उसको ट्रांसप्लांट कर दो, लग जाएगा। लेकिन हम उसको ट्रांसप्लांटिंग वाले पे, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग जब तक वो पौधा फिर से निकलेगा उतने देर में आपका धनिया तैयार हो जाता है। तो नॉर्मली हम इसका रिस्क नहीं ज्यादा लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनकी हम डायरेक्ट नहीं करते। जैसे आप जितने भी तरह के आप आजकल 2 ही टेक्निक निकल गया है, एक तो सीधा नर्सरी हम लगाते हैं, दूसरा नर्सरी हम कप में, ग्लास में, प्रोट्रेज वगैरह में हम लगाते हैं और उसको हम ले जाकर के कहीं भी ले। इसलिए आजकल के डेट में इवन मक्की भी लोग लगा लेते हैं। एक मक्की का पौधा है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मक्की एक ऐसा पौधा है जिसको पूरे साल हम लगा सकते हैं। कभी भी इसकी बिजाई कर दो आप, जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी आप बिजाई करेंगे, कभी भी कहीं से भी मक्की का बीज आपको, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, वो पौधा बनेगा, उसमें छलियां लगेगी। उसके अलावा बहुत कम ऐसे पौधे हैं जो पूरे साल भर, जो एकदम से, जैसे कनक को भी नहीं लगा सकते, टेम्परेचर नहीं बनेगा, जर्मिनेट तो कर जाएगा लेकिन उसमें सिट्टे नहीं बनेंगे। धान भी हो जाएगा लेकिन उसमें सिट्टे नहीं, उसके वो नहीं बनेंगे। तो बहुत सारी फसलें ऐसी है। लेकिन मक्का फोटो इनसेंसिटिव प्लांट है, इसको सूरज की रोशनी का ज्यादा असर नहीं होता है। इसको है कि लगा दो और ये चल पड़ेगा। आजकल एक चीज है लगाने, हाँ मक्की लगाई है, तो मक्की लग गई है, हाँ तो पकने वाली है। हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल। और अभी फिर बिजाई कर दो आप। जो छल्ली के शौकीन होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग जो चाहते हैं, तो क्या करते हैं लोग ना, अगर आपके पास खेत है तो 5-5 दाने हर 1 सप्ताह के बाद लगा दो। किचन गार्डन यही तो बोला जाता है। आप मक्की कभी भी लगा दो, कभी भी आप 1 किलो बीज खरीद के रख लीजिए और आप थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहिए, पूरे साल आपका मक्की मिलता रहेगा। वैसे लोग सोचते हैं कि जून का महीना आ गया तभी मक्की लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप पंजाब में चले जाइए, 1 महीने 2 महीना 3 महीना पहले लोग जनवरी से मक्की लगाना शुरू कर दिया लोगों ने। मक्की क्योंकि उनके पास पोल्ट्री का काम बहुत होता है, मुर्गियों का, और खूब ढेर सारा मक्की उगाते भी हैं वो, तो वहां पर मक्कियां पूरे साल तैयार करते हैं वो मक्की छल्ली जो है। और ज्यादा होता है तो आपके हिमाचल के क्या बोलते हैं, शिमला वगैरह साइड में या धर्मशाला साइड में छल्ली के लिए भेजते हैं वो, वहीं से तो छल्ली आती रहती है। यहाँ के लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, यहाँ पर नहीं लगाते हैं उतना, लेकिन उस एरिया में लगता है और वो पूरे हिमाचल को भी सप्लाई होता है। क्योंकि बरसात में तो खैर चलो छल्ली लोग खाते ही खाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा देता है वो किसानों के लिए। लेकिन वहां पंजाब का होशियारपुर वाला एरिया, जलंधर वाला एरिया देखा है, पूरे साल लगाते हैं वो।
तो नर्सरी लगाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि यही एक पौधा है जिसको हम लगा सकते हो। बाकी मूली, कई बार आपने मूली सुना होगा कि मूली को किचन गार्डन में भी लोग लगाते हैं, तो मूली बोलते हैं कौन सा बीज हम बरसात में लगाएं, कौन गर्मी में लगाएं, कौन सर्दी में लगाएं। एक ही बीज को आप तीनों सीजन में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप बीज जो खरीद लेते हैं, धनिया का भी वही है, धनिया को आप ले लो, आप पूरे साल में आप जब भी चाहो आप उसको लगा सकते हो। पालक भी वैसा ही करेक्टर है। पहले सीजन में, पहले जमाने में हमारे जब देसी बीज चलते थे ना, तो हम कहते थे कि गर्मियों में ये वाली बीज लगाओ, बरसात में ये लगाओ, सर्दियों में ये लगाओ। तब हम कहते थे, तब हमें गोभी नहीं मिलता था खाने के लिए गर्मी और बरसात में, तब हमें बिल्कुल नहीं मिलता था। और आज के डेट में गोभी आप पूरे साल मिलता है, पूरे साल मटर आप खा रहे हो, पूरे साल शिमला मिर्च खा रहे हो, पूरे साल बंद गोभी खा रहे हो आप। कोई वो नहीं है कि किसी सीजन में आपको कोई सी गाजर पूरे साल मिलता है। पहले समय में आपको लाल वाला गाजर मिलेगा, पूरे साल आपको पीले वाला गाजर मिलेगा। तो ये जो सब्जियां हैं, इसका कोई बीज का कोई ज्यादा वो नहीं है कि जो गर्मी में जो गर्मी में आपने लगा दिया, घिया लगाया था फरवरी में, वही बीज आप बरसात में लगा दीजिए, वो चल पड़ेगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। कोई उसमें बहुत ज्यादा अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अभी भी कई सारे प्रश्न करते हैं लोग कि हमें सब्जियों के बारे में, कि हमें गर्मी वाले किस्मों को बताएं, बरसात वाली किस्मों को बताओ। तो आजकल जो ये प्राइवेट सेक्टर खास करके बीज जो बनाता है, वो नॉर्मली सब तरह के बीज, सब तरह का सभी एक ही वैरायटी को करता है, सभी सीजन के लिए डेवलप कर दिया है वो। तो इसलिए अब बहुत ज्यादा चूज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं आप लोग का, कुछ आप लोग पूछना चाहो तो, क्योंकि दूसरे क्लास में मैं थोड़ा सा अलग सा पढ़ाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा था आप लोग को कि वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा किचन, क्योंकि आप लोग उसी लेवल के हो, थोड़ा सा बात करें। कुछ देसी नुस्खे वगैरह बता दें आपको क्या? हाँ बोलिए मैम। भिंडी का पौधा कब कितना बड़ा हो गया है? छोटे छोटे हो रहे हैं ना। आप भिंडी का पौधा जो है दो कारणों से सूखता। कितना दिन पहले लगाया आपने? 15-20 दिन हुआ है ना। जब आप भिंडी का बीज लगाते हैं, आप लोग भी सुन लो ना आपने ना, कि वैसे तो हमारे पास आप पता नहीं जीवामृत वगैरह की ट्रेनिंग की होगी आप लोगों ने, यूज करते हो आप लोग उसका? नहीं, घन जीवामृत की नहीं, बीजामृत की। बीजामृत क्या होता है? लगाने से पहले उसमें कितने दिन बीजामृत, कितना पुराना बीजामृत होना चाहिए? 2 दिन। कैसे बनाते हैं इसको, फटाफट बताओ। गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, हाँ, थोड़ा चूना, थोड़ा बेसन, थोड़ा सा बेसन और गुड़ नहीं बीजामृत में कितने लोगों को पता है कि डालते हैं, कितने को नहीं डालते हैं? बीजामृत है क्या? बीज है ना, बीज के चारों तरफ कोटिंग करनी है ना। कोटिंग का मतलब उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाना है ना। तो लेयर कैसे चढ़ेगा? थोड़ा गाढ़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गोबर है और गोमूत्र, 2 चीज तो है ही है। हमको चूना क्यों डालते हैं? हाँ, जो बीज के छिलके उसको मुलायम करने के लिए तो हम चूना डालते हैं, ठीक है ना। और उसको तुरंत जैसे ही वो उगे, उसको तुरंत खाना मिले, उसके लिए क्या डालते हैं? बेसन। उसके अंदर बैक्टीरिया की मात्रा बढ़े, उसके लिए क्या डालते हैं? गुड़। मिट्टी क्यों डालते हैं? किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी क्यों डालते हैं? हाँ, क्योंकि उसके आसपास में कोई स्प्रे नहीं किया होता है। वहां की मिट्टी जो है उसमें बैक्टीरिया ठीक ठाक पड़ा हुआ होता है, तो वो मिट्टी वहां से, इसीलिए बोलते हैं पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी। वो कोई भी हो सकता है, आम का। वहां पर लोग स्प्रे करने थोड़ी जाएंगे घास का या कीटनाशक का। तो वो माना जाता है कि वहां पे सबसे कम स्प्रे हुआ तो वहां पर बैक्टीरिया की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो वो उसकी मिट्टी डालते हैं। दूसरी बात, आपने लीची वगैरह लगाया होगा, लीची लगाते हैं। मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूं आप लोगों को। लीची, अगर आपके घर में लीची लगा हुआ है और लीची छोटा छोटा साइज का हो रहा है, तो आप क्या करते हो उसको? आप पुराने लीची के पौधे की मिट्टी ला करके उसके जड़ के नीचे डाल दो आप, 1 किलो 2 किलो, और फिर लीची को लगाओ। जब किसी पड़ोस में हो, किसी दूर में, जैसे कांगड़ा से हो, कोई जान पहचान का, उनके यहाँ से 1-2 किलो मिट्टी, लीची के पेड़ के नीचे का मिट्टी ला करके उसमें गड्ढे में डाल दो आप। उसमें माइक्रोराइजा होता है, और उसके बाद उस लीची का कलर देखना आपने,
तो जिसका लीची पौधा लगाया बड़े शौक से और वो लीची साइज उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो उसमें ये करके देखना, खाद पानी डालोगे कुछ नहीं होगा, उसमें माइक्रोराइजा चाहिए। आपका भिंडी वाले बात पे आते हैं, फिर आपको बात करेंगे क्योंकि आपका रह जाएगा प्रश्न। भिंडी में आपको सीड ट्रीटमेंट करते हैं, अगर आप जीवामृत वगैरह से करते हो तो ठीक है, बीजामृत से, नहीं तो बेबिस्टीन से इसको उपचार करना। बेबिस्टीन एक बीज ले लिया और बीज के अंदर थोड़ा सा बेबिस्टीन डालना है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम बीज डाल दिया और हल्का 2-4 छींटे पानी का डाल करके किसी प्लास्टिक में या किसी डब्बे में थोड़ा सा हिलाएंगे, उसके ऊपर एक बेबिस्टीन की लेयर चढ़ जाती है और फिर इसको आप थोड़ा सूखने दीजिए, फिर बिजाई कीजिए। ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। अगर पौधे लगा दिए हैं और पौधा उग गया है और पौधा सूख रहा है, तो बेबिस्टीन की दवाई को पौधे में डालिए आप। पानी 1 लीटर में 1 ग्राम बेबिस्टीन लेकर के पानी में घोल लीजिए। जैसे 50 लीटर पानी है, ड्रम है, और आप जैसे पंप लेके चलते हो ना आप, तो उस पंप में भी आप 15 लीटर का पंप होता है, 15 ग्राम उसमें बेबिस्टीन डालिए और डाल करके और 25 ग्राम डायथेनियम 45 डालिए, दोनों को मिक्स करके और पंप को लेकर के, और उसका पंप का नोजल थोड़ा सा ढीला करना ताकि पानी उसके जड़ में जाए। इतना ही गहरा जड़ जाता है उसका, तो उसके पास उस खाली फुहारा बनाने से कुछ नहीं होगा, उसके जड़ में जाना चाहिए। नहीं तो किसी ग्लास से आप उसको डालो, तब जाकर के ये पौधा बचेगा। नहीं, तीसरा कारण उसमें हो सकता है कि दीमक लग गया हो। इसका जो गिरी होता है ना, बड़ा टेस्टी होता है भिंडी का, अगर उसके गिरी में दीमक लग जाए ना, तो बाद में आपके जड़ को ही खाना शुरू कर देता है, तो भी पौधा सूख जाएगा। ये 2 कारण आपके हो सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो है ना, वो मेरे को 90% अगर कहीं कहीं से पौधा सूखना हुआ है तो बेबिस्टीन और M45 का आप ड्रेंचिंग कर दो। ड्रेंचिंग का मतलब होता है कि मोटे वाले फुहारे से, जो घर में नहीं होता है कई बार, है ना, 10 लीटर का केनी टाइप में उसमें छेद बने होते हैं, तो उससे उसमें घोल करके और उसको लाइनों में उससे वो कर दो, आप सिंचाई कर दो। मतलब पौधे लाइन में लगाए होंगे आपने, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। और कोई प्रश्न? जैसे प्याज की पनीरी, तो वो प्याज की बात हम अगली वाली लेक्चर में करूंगा। प्याज की पनीरी सूखने का बहुत कारण है, और प्याज की पनीरी अगर प्रॉपर डेप्थ पे नहीं जाएगी, जैसे उगा हुआ पनीरी सूखना, उड़ जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि उड़ गई मेरी सारी पनीरी, ऐसा बोलते हैं ना, गांव में जल जाता है जिसको बोलते हैं। जब आप प्याज की पनीरी लगाते हो ना, लगाने के 15 दिन के, जैसे 5-7 दिन के बाद वो सफेद सफेद निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप देखोगे उसमें एक लंबा पत्ता निकलता है और वो हुक टाइप का इस तरह से मुड़ा होता है, उसको हुक लिप स्टेज बोलते हैं। उस स्टेज पे आपने ये वाली दवाई, और एक दवाई और आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आपने छिड़काव कर दें, और यही बेबिस्टीन और M45 का अगर मिलाकर के घोल को हर 3 दिन के इंटरवल पे अगर आप छिड़काव कर देते हैं, ये होता क्या है ना, इसमें सफेद एक कीड़ा लगता है और जो पूरा पौधा, या फिर जला देगा पूरे पौधे को। तो जैसे ही बीज जमने लगता है और हुक लिप स्टेज, ऐसा स्टेज आता है जब पौधा जमीन से थोड़ा सा खड़ा होकर के ऐसे मुड़ा होता है, उसका लीफ आपने ध्यान दिया होगा, फिर बाद में वो सीधा होता है, फ्लैग स्टेप, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर बाद में स्टैंड हो जाएगा। आपने देखा होगा प्याज का पनीरी, तो जब ऐसे मुड़ा हुआ स्टेज रहता है ना, उसी स्टेज पे आपने स्प्रे करना है पंप से, तब ये बीमारी जाएगी।